नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां एक ऐसी कहानी छुपी है जिसने भारत के गांव की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये कहानी है एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की। नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे करीब 1820 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम आखिर था क्या? देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके सेंटर में जो किरदार है उसे जानना होगा। रैयत। रैयत का सीधा सा मतलब होता है किसान। जी हाँ, ये पूरी कहानी हमारे किसान की ही है और उसी के चारों तरफ घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े वादे से। इससे पहले जो जमींदारी सिस्टम था वो बुरी तरह फेल हो चुका था। उसमें जमींदार किसानों का खूब शोषण करते थे। तो अब अंग्रेजों ने एक नया सिस्टम पेश किया जिसमें ये वादा था कि कंपनी और किसान के बीच एक सीधा साफ सुथरा रिश्ता होगा। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये पावर के एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। सोचिए, पुराने जमींदारी सिस्टम में कंपनी और किसान के बीच एक बिचौलिया था, जमींदार। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम ने इस दीवार को गिरा दिया। अब कंपनी सीधे किसान के सामने खड़ी थी, आमने सामने। देखिए, कागज पर तो ये बातें किसी सपने की तरह लग रही थी। थॉमस मनरो जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने इसे एक विन विन सिचुएशन की तरह पेश किया। मतलब बिचौलिए खत्म, सरकार का खजाना फुल और किसानों को अपनी ही जमीन का मालिकाना हक। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो ये तो थे बड़े बड़े वादे। चलिए अब इन वादों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर असल में क्या हो रहा था, इसके नियम कानून क्या थे, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। प्रोसेस तो देखिए बड़ा ही सिस्टमैटिक और डिटेल्ड था। सोचिए, अधिकारी हर एक खेत को नाप रहे हैं, फिर मिट्टी की क्वालिटी और फसल देखकर टैक्स तय कर रहे हैं। किसान को उसकी जमीन का एक पट्टा यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जाता था और फिर कंपनी सीधे किसान से टैक्स वसूलती थी। सब कुछ बड़ा नपातुला लग रहा है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी नियम। टैक्स फसल के रूप में नहीं दिया जा सकता था। उसे हर हाल में सिर्फ और सिर्फ कैश में, मतलब नकद में चुकाना था। और यही नियम आगे चलकर सारी समस्याओं की जड़ बना। और ये नकद टैक्स था कितना? यकीन मानिए, ये कोई मामूली रकम नहीं थी। फसल की कुल कीमत का करीब 45 से 55%। जरा सोचिए, किसान की आधी से ज्यादा मेहनत सीधे कंपनी के खजाने में जा रही थी। ये एक जबरदस्त बोझ था। तो किसानों पर यह भारी भरकम बोझ डाल दिया गया। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां कागजी वादे टूटकर बिखर जाते हैं और एक बहुत ही कड़वी हकीकत सामने आती है। ये वो दौर था जब किसानों को मजबूत बनाने का दावा करने वाला यही सिस्टम उन्हें कर्ज के एक कभी न खत्म होने वाले जाल में फंसा रहा था। तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर किसान अब जमीन का मालिक बन गया था तो वो आजाद क्यों नहीं हुआ? उसे तो और मजबूत होना चाहिए था, है ना? पर हुआ इसका ठीक उल्टा। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? जवाब इस सीधे लेकिन बेरहम समीकरण में छिपा है। सोचिए, एक तरफ आसमान से सूखा या बाढ़ की आफत, मतलब फसल बर्बाद, और दूसरी तरफ सरकार का भारी नकद टैक्स। जब ये दोनों एक साथ आ मिलते थे तो किसान के पास पैसे की भारी किल्लत हो जाती थी। वो पूरी तरह लाचार हो जाता था। यह बात पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। इस सिस्टम ने किसान को जमींदार की बेड़ियों से तो निकाल दिया, लेकिन उसे साहूकार के मकड़ जाल में बुरी तरह फंसा दिया। एक पिंजरे से निकलकर दूसरे में फंस जाने जैसी बात थी ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि गांव में पावर का बैलेंस कैसे बदल रहा था। एक तरफ किसान की आर्थिक ताकत लगातार नीचे जा रही थी और दूसरी तरफ साहूकार की तिजोरी और उसका दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। एक दुखद और बहुत ही अन्यायपूर्ण तस्वीर थी ये। तो जमीन पर किसान की असलियत क्या थी? उस मानसिक दबाव की कल्पना कीजिए। हर पल ये डर कि जमीन छिन जाएगी, ऊंचे ब्याज वाले कर्ज का ऐसा दलदल जिसमें वो धंसता ही जा रहा था, और आखिर में अपनी ही जमीन पर एक मजदूर बनकर रह जाने की बेबसी। ये एक बेहद दर्दनाक हकीकत थी। तो किसानों की हालत तो बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन इस आर्थिक दबाव का असर सिर्फ एक किसान या उसके परिवार तक ही नहीं रुका। इसने पूरे गांव के समाज के ताने बाने को और यहाँ तक कि खेती करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया।
कैश की इस जबरदस्त जरूरत ने खेतों का पूरा चरित्र ही बदल दिया। किसान अब पेट भरने के लिए अनाज नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए कपास और नील जैसी कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ? खाने वाले अनाज का उत्पादन गिरा और अकाल का खतरा मंडराने लगा। तो इस नए खेल में कौन जीत रहा था और कौन हार रहा था, ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। कंपनी तो मालामाल हो रही थी, साहूकार एक नए जमींदार की तरह उभर रहा था, और किसान, बेचारा किसान जो कागज पर तो मालिक था, वो असल में सबसे कमजोर और पिसी हुई कड़ी बन चुका था। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ने किसान का बोझ और बढ़ा दिया। अधिकारियों का भ्रष्टाचार, जमीन का गलत सर्वे और टैक्स वसूलने के बेरहम तरीकों ने इस हालात को और भी भयानक बना दिया। ये पूरी तरह से एक शोषण करने वाली मशीनरी थी। तो ये एक बहुत ही अन्याय से भरा सिस्टम था, जिसने ग्रामीण भारत को निचोड़ कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। इसका असर दशकों तक, बल्कि आज़ादी के बाद भी महसूस किया गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे इस पॉलिसी से पैदा हुए गुस्से ने बड़े बड़े किसान विद्रोहों को जन्म दिया। गांव की यही पीड़ा आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की आग में घी का काम करती है, और आज़ादी के बाद भी भारत को लैंड रिफॉर्म जैसी बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी जड़ें यहीं थीं। आखिर में निचोड़ सिर्फ एक है, ये व्यवस्था भारतीय किसानों के लिए एक भयंकर शोषण का सिस्टम साबित हुई, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। इसने भारत के गांवों से दौलत खींचकर ब्रिटेन की तिजोरियों को भर दिया। और आखिर में हम इससे गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या 200 साल पुरानी इस लैंड पॉलिसी की छाया और इसकी वजह से पैदा हुई कर्ज और लाचारी की समस्याएं आज भी किसी न किसी रूप में भारतीय किसान के जीवन पर असर डालती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।